हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम टू दिस क्लास। आपका इस क्लास में स्वागत है जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजेंस। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस का पार्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है एवरीवन, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें हम मेनली एल्काइल हैलाइड्स और अराइल हैलाइड्स को डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर को आप किस तरीके से और बोल सकते हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास एंड बी रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन। सबसे पहले देखते हैं डिस्क्लेमर। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं और हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया साथ ही @iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई सेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि आज के सेशन में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हमारा क्वेश्चंस का सेशन है। तो जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर कहाँ से कहाँ तक, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक। कहाँ से? 1 to 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, मतलब आपको RX की प्रिपरेशन करनी है। एल्काइल हैलाइड्स जहाँ पे X हो सकता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन लेबोरेटरी इज लीस्ट प्रीफर्ड बाय। कौन सा मेथड है जो कम प्रीफरेबल है, जिसको हम कम प्रीफर करते हैं? हालाइड एक्सचेंज मेथड, जिसमें आपकी रिएक्शंस आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल फिंकल-स्टीन रिएक्शन, फॉर एग्जांपल स्वार्ट्ज रिएक्शन, ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है, उसमें मल्टीपल मेथड्स आ जाते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू एल्कीन्स, जैसे हम समझते हैं मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, या डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, जिसमें फ्री रेडिकल वाला मैकेनिज्म फॉलो होता है। तो मैंने हिंट आपको दे दी है सभी की, तो अब अकॉर्डिंग टू दैट आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको देता हूं 10 सेकंड का समय। तो आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो यहाँ पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें प्रिपरेशन कराई हुई है एल्काइल हैलाइड्स की। चारों मेथड्स के थ्रू हम एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं, बट इन चारों में से लीस्ट प्रीफर्ड मेथड कौन सा है? डेफिनेटली करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। रीजन उसका क्या है वो हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एल्केन्स का प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण, मतलब डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब आप कोई एल्केन लेंगे, फॉर एग्जांपल मीथेन, और आप उसका हैलोजिनेशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यूवी लाइट एटसेट्रा, तो वहां पर आपको मिक्सचर मिलने लगेगा। कैसे? देखते हैं जरा सॉल्यूशन के द्वारा। By direct halogenation of alkanes, a mixture of monohalogen, dihalogen, trihalogen and tetrahalogen substituted product is obtained. इस मेथड के द्वारा these are difficult to separate। और क्या रिएक्शन होती है? CH4 की रिएक्शन जब हम Cl2HNO के साथ कराएंगे, CH4 क्या हमारा मिथ प्लस एन मिथेन, तो हमें क्या मिल जाएगा? CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, जिसे हम कह सकते हैं क्लोरोमीथेन। फिर से Cl2HNO के साथ कराया, देन यू विल गेट CH2Cl2, मतलब डाइक्लोरोमीथेन। फिर से Cl2HNO के साथ कराया तो हमें मिल गया ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसे हम क्लोरोफॉर्म भी बोल देते हैं। और क्लोरोफॉर्म का मतलब क्या होता है? जो एक एनेस्थेसिया के रूप में काम आता है। ठीक है, फिर से अगर Cl2HNO के साथ करा दिया तो अभी भी यहाँ पर एक H प्रेजेंट है। अब आपको मिल जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब CCl4। आपने यहाँ पर एक चीज देखी कि सभी केसेस में जब CH4 से हम CH3Cl गए हैं तो वहां पर रिमूवल हुआ HCl का। जब हम CH3Cl से भी CH2Cl
टू गए हैं तो उधर भी एक साइड प्रोडक्ट रिमूव हुआ है HCl। सेम फॉर द थर्ड स्टेप, सेम फॉर द फोर्थ स्टेप। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी समझ आ गया होगा। चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड्स, अब स्पेसिफिक बात हो गई, RF हमें प्रिपेयर करना एल्काइल फ्लोराइड, इट इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय, कौन सा मेथड बेस्ट है इसके लिए? फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन, अभी हमने फ्री रेडिकल देखा था, सैंडमेयर रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन या स्वार्ट्ज रिएक्शन। इनमें से दो रिएक्शंस तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, जिनमें से एक रिएक्शन एल्काइल फ्लोराइड को प्रिपेयर करने के लिए बेस्ट है। तो हिंट मैंने आपको दे दी है, 10 सेकंड का समय देता हूं, इस क्वेश्चन को देखिए फिर हम इसका आंसर देखेंगे। तो यहां पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। मूव करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज जो रिएक्शन है एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। फिंकलस्टीन रिएक्शन भी एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, बट फिंकलस्टीन में हम एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करते हैं और स्वार्ट्ज में एल्काइल फ्लोराइड। क्या क्या यूज कर सकते हैं और कैसे रिएक्शन होती है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एल्काइल फ्लोराइड्स मतलब RF कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ मेटेलिक फ्लोराइड्स, जिसमें आप ले सकते हैं AgF सिल्वर फ्लोराइड, Hg2F2 और क्या ले सकते हैं आप SbF3 ऑन कॉरस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड। किसी पर्टिकुलर एल्काइल हैलाइड को लेके, मान लीजिए आपने RCl ले लिया, आपने AgF यूज किया, हीट किया, प्रोडक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा वो RF, और रिमूवल किसका हो जाएगा Cl का। तो आप RX ले सकते हैं जहां पर X जनरली क्लोरीन और ब्रोमीन होता है। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज स्वार्ट्ज रिएक्शन। रिएक्शन की फॉर्म में देख लेते हैं। CH3Br एक एग्जांपल मैंने लिया है मिथाइल ब्रोमाइड, जिसको हम कह सकते हैं ब्रोमोमिथेन। क्या कह सकते हैं? ब्रोमोमिथेन। तो मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन AgF के साथ की, हीट किया, प्रोडक्ट बन गया CH3F, जिसको हम क्या कह देंगे? मिथाइल फ्लोराइड। तो Br को एक्सचेंज कर दिया F ने, फ्लोराइड ने, तो इसको बोलते हैं हम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन एंड साइड प्रोडक्ट आपका आ चुका है AgBr। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया होगा। तो व्हेन रिएक्शन ऑफ NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है, टेक्स प्लेस ऑन एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड, तो एल्काइल आयोडाइड फॉर्म्स होगा। जब आपने RX जहां पर XCl या Br है, इसका ट्रीटमेंट कराया NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, वो होगा RI। मतलब इन केस ऑफ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन प्रोडक्ट इज फिक्स्ड। रिएक्टेंट में आप वेरिएशन कर सकते हो, आप कोई अदर हैलोजन ले सकते हो, आप क्लोराइड ले सकते हो, ब्रोमाइड ले सकते हो, बट इन द केस ऑफ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन प्रोडक्ट इज फिक्स्ड। स्वार्ट्ज रिएक्शन में आपको फ्लोराइड मिलेगा और फिंकलस्टीन में आपको आयोडाइड मिलेगा। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिंकलस्टीन रिएक्शन। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, इसमें 2 कार्बन का एक हैलाइड लिया है जिसको हम बोल देंगे क्लोरोइथेन या फिर इथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ NaI एसीटोन, एंड प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा C2H5I, मतलब इथाइल आयोडाइड। तो एक क्लोराइड को एक्सचेंज कर दिया हमने किससे? क्लोराइड को एक्सचेंज कर दिया एक आयोडाइड से। क्लोराइड को एक्सचेंज कर दिया किससे? आयोडाइड से। मतलब ये हैलाइड एक्सचेंज मेथड्स हैं और ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। साइड प्रोडक्ट इज NaCl। तो C2H5Cl जिसको हम बोल सकते हैं क्लोरोइथेन से हमें मिल गया आयोडोइथेन। ओके एवरीवन। सो फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन इज हाईली एक्सप्लोसिव। जो फ्लोरिनेशन होता है ना, फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन, वो हाईली एक्सप्लोसिव होता है। सो नॉट प्रिफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोराइड। तो डायरेक्ट अगर फ्लोरिनेशन आप फ्री रेडिकल मेथड के थ्रू करना चाहें तो वो प्रीफरेबल मेथड नहीं है, क्योंकि एक्सप्लोसिव और विग्रसली रिएक्शंस होती हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी समझ में आया होगा।
तो और जो हमने एक रिएक्शन और देखी सैंडमेयर, वो एरोमेटिक के लिए यूज होती है, ठीक है, एरोमेटिक हलाइड्स के लिए प्रिपरेशन के लिए आप क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन एक होती है, उसके बाद फॉलो अप लेते हैं हम सैंडमेयर, गेटरमैन, बाल-सीमैन इन रिएक्शंस की तरफ। तो सैंडमेयर रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अराइल हलाइड्स। किसके प्रिपरेशन के लिए? अराइल हलाइड्स के लिए। चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है when which branched chain isomer of the hydrocarbon with molecular mass 72U gives only one isomer of monosubstituted alkyl halide। अब इनमें से कोई एक हाइड्रोकार्बन है जिसका मॉलिक्यूलर मास 72U है, तो क्वेश्चन तो वैसे भी हो जाएगा, बट हो सकता है कि दो ऐसे कंपाउंड हो जिनका मॉलिक्यूलर मास 72 आ जाए, ठीक है। तो विच गिव्स ओनली वन आइसोमर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल हाइड। अगर मैं उस पर सब्स्टिट्यूशन करता हूं तो चाहे मैं कहीं से भी सब्स्टिट्यूशन करूं, आपको सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल हाइड मिल सकता है। मतलब कहने का ये हुआ कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल हाइड का मीनिंग आप ऐसे कहेंगे कि वहां पर जो हाइड्रोजन्स रहेंगे वो एक ही टाइप के रहेंगे, ओनली ऑन वन टाइप के हाइड्रोजन्स रहेंगे, इधर ऑल आर सेकेंडरी, प्राइमरी या जो भी है, ठीक है। तो आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, स्ट्रक्चर बना के देखिए, आंसर निकालिए। नियोपेंटेन, आइसोहेक्सेन, नियोहेक्सेन। वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते ही हो रहा है क्योंकि हमें सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिख गया है ऑप्शंस में। बाकी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेंगे 10 सेकंड का समय, उसके बाद हम देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। मूव करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। डेफिनेटली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नियोपेंटेन। क्योंकि जब आप नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप क्या देखेंगे, एक सेंटर में कार्बन है जिस पर 4 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और चारों मिथाइल ग्रुप का जो एनवायरनमेंट है वो एकदम सेम है। अगर एनवायरनमेंट सेम है तो इसका मतलब आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर सिर्फ एक ही टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर ओनली वन टाइप हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो फिर कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। चलिए सॉल्यूशन से समझ लेते हैं हाइड्रोकार्बन का जो मॉलिक्यूलर मास दे रखा है उसकी हेल्प से। क्योंकि आपने जब ऑप्शंस देखे तो आपने देखा जो हाइड्रोकार्बन है वो सारे एल्केन्स थे, तो CnH2n+2 जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन का। तो मान लीजिए कोई हमारा हाइड्रोकार्बन है वो CnH2n+2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। लेट द मॉलिक्यूल बी CnH2n+2, क्योंकि एल्केन का जनरल फॉर्मूला यही होता है। मोलर मास ऑफ CnH2n+2 दे रखा है 72U। इसमें n नंबर ऑफ कार्बन्स हैं एंड 2n+2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं। अगर ऐसा है तो कार्बन के कारण जो मास होगा वो होगा 12Nu, क्योंकि 12n तो क्या हो गया, एक कार्बन का, राइट, सॉरी n कार्बन का कितना हो गया 12n, n कार्बन का कितना हो गया 12n, एक कार्बन का 12, n कार्बन का 12Nu। इसी तरीके से हाइड्रोजन का देखेंगे, मास ड्यू टू हाइड्रोजन 2n+2U। अगर ऐसा है 2n+2U, अगर ऐसा है तो आप इन दोनों का मास ऐड करिए और 72 के इक्वल रख देते हैं, इक्वेट करते हैं बातों को। तो देयरफॉर 12n+2n+2 इज इक्वल टू 72। यहां से n की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, 14n इज इक्वल टू 70, n इज इक्वल टू 5, मतलब n की वैल्यू 5 आ चुकी है। तो फॉर्मूला आपको C5, 5 to 10+2 H12 होना चाहिए। C5H12, पहले तो ऑप्शंस आप यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं, उसके बाद आपका हाइड्रोकार्बन जो फॉर्मूला आया है वो आया C5H12, तो एक ही ऑप्शन मैच करेगा, वो होगा नियोपेंटेन। रिएक्शन देख लेते हैं। सो नियोपेंटेन गिव ओनली सिंगल C5H11Cl
मतलब सिंगल एल्काइल हैलाइड, जहां पे मैंने हैलाइड को क्लोराइड से रिप्लेस कर दिया। इन द सेंस आप कह सकते हैं कि जो हैलाइड है उसकी जगह मैंने एग्जाम्पल की फॉर्म में Cl ले लिया है। तो इट गिव्स ओनली सिंगल C5H11Cl। thus C5H12 इज सिमेट्रिकल एंड इट इज नियोपेंटेन। ये रही आपकी रिएक्शन। सी पर चारों तरफ CH3 जुड़ा हुआ है जिसे हम नियोपेंटेन कहते हैं। अदरवाइज आप इसका आईयूपीएक नेम भी लिख सकते हैं, जिसकी नंबरिंग आप यहां से करेंगे 1 2 3। तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन Cl2H के साथ रिएक्शन हुई। आप किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट करके Cl लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके लगाया है, तो ये हो जाता है नियोपेंटाइल क्लोराइड। नियोपेंटाइल क्लोराइड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक रिएक्शन दी हुई है, बेंजीन पर CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 HCl के साथ रिएक्शन हो रही है। मतलब HCl मतलब H पॉजिटिव देगा, एसिडिक एनवायरनमेंट है, गिव्स X। X बताइए क्या होना चाहिए। बहुत सिंपल रिएक्शन है, मैं आपको एक हिंट दे सकता हूं। यहाँ पर मार्कोनिकॉफ एडिशन आपको करना है, तो कार्बोकटायन का जनरेशन होगा और आपको देखना है कि कौन सा कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन जो होगा वहां पर आके Cl नेगेटिव अटैच हो जाएगा। बट ध्यान ये रखना है कि जो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी है उस केस में रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल हो सकती है। मतलब अगर उसके एडजेसेंट पर ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बनने के चांसेस हैं, तो वहां पर 1,2 मिथाइल शिफ्ट या फिर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट भी पॉसिबल हो सकती है। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। तो यहाँ पर आपको दिए हुए 10 सेकंड का समय हो चुका है समाप्त, और चलिए अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। कैसे होगा, बेंजीन पर दिया हुआ CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, पहले H पॉजिटिव प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन होने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे ये बॉन्ड इधर गया, तो इसने इस पर नेगेटिव आया, नेगेटिव ने इस H पॉजिटिव को ले लिया, लेने के बाद यहाँ पर बन गया CH3। अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो इस सेंटर वाले कार्बन पर आ गया पॉजिटिव, जो कि कैसा कार्बोकटायन है, ये है सेकेंडरी। कैसा कार्बोकटायन, दो चेन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी कार्बोकटायन, जो कि उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है जितना ज्यादा ये वाला है, क्योंकि ये है बेंजाइलिक कार्बोकटायन। ठीक है, तो क्या हुआ, और यहाँ पर रेजोनेंस भी आ जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक H को शिफ्ट किया, यहाँ से एक H को शिफ्ट किया इस वाले कार्बन पर। कैसे, उसको बोलते हैं हम हाइड्राइड शिफ्ट। कौन से शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। तो बेंजीन पर CH पॉजिटिव गिव्स बेंजीन पर CH पॉजिटिव और उस पर CH पर जुड़ा हुआ CH2 CH3। तो हो क्या रहा है, मोर स्टेबल कार्बोकटायन है ये, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो बेंजाइलिक टाइप का है, बेंजाइलिक टाइप का यहाँ पर कार्बोकटायन बना है, और साथ में ठीक है यहाँ पर जो बना है बेंजीन पर CH पर जो पॉजिटिव है, ये रेजोनेंस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, रेजोनेंस। तो दिस इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन ड्यू टू रेजोनेंस, मोर स्टेबल कार्बोकटायन ड्यू टू रेजोनेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हमारे 3 टाइप होते हैं, बेंजाइलिक, बेंजल और बेंजो। ठीक है, उनको जो डिफरेंस होता है वो H के बेस पर होता है, बट वो सभी तो डेरिवेटिव बेंजाइलिक के ही हैं, तो बस आप बेंजाइलिक बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मोर स्टेबल कार्बोकटायन ड्यू टू रेजोनेंस ही है। अब ये सबसे ज्यादा स्टेबल है तो Cl नेगेटिव आके इसी पर अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन पर CH, उस पर Cl एंड इधर CH2 CH3। तो करेक्ट आंसर मैच कर रहा है आपका ऑप्शन सी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा है किसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट कौन होता है, सॉलिड। सॉलिड के केस में क्या होता है, क्लोज पैकिंग। तो हमें इन चारों ऑप्शंस में देखना है कि किसमें अच्छी क्लोज पैकिंग है, कौन टाइटली पैक्ड है, उसको मेल्ट करने में उतना ही टाइम लगेगा और उसी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। तो क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। चलिए मैं देता हूं 10 सेकंड का समय, उसके बाद देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।
तो यहाँ पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 का सीधा सा आंसर होगा ऑप्शन डी, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि पैरा मतलब 1/4 रिलेशनशिप। 1/4 रिलेशनशिप मतलब क्या हुआ कि जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है वो सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो अच्छी क्लोज पैकिंग होगी। देखिए कैसे, आप यहाँ पर देखेंगे ये हमारा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन 1/2 रिलेशनशिप, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन 1/3 रिलेशनशिप एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन 1/4 रिलेशनशिप। अभी जो पैरा वाला है आपको दिख ही रहा है, आप चाहे यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, आपको सिमेट्रिकल दिखेगा, मोर सिमेट्रिकल एंड बेटर क्रिस्टल फिटिंग इस वजह से। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। क्यों? बिकॉज इट has symmetrical structure and due to which it can fit well in the crystal lattice, due to which it can fit well in the crystal lattice and the intermolecular forces of attraction is also strong। तो मैं रिपीट करता हूं अपना पॉइंट, जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है has highest melting point। क्यों? बिकॉज इट हैज अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, जो कि आप देख सकते हैं, and due to which it can fit well in its crystal lattice and the intermolecular forces of attraction is also strong। आई होप समझ में आया क्वेश्चन नंबर 5, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इन कंपाउंड्स को आपको अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब आपको एक दे रखा है, देखो यहाँ पर ये हालाइड प्राइमरी टाइप का है बट ब्रांचिंग है, हालाइड प्राइमरी टाइप का है बट कोई ब्रांचिंग नहीं है, हालाइड टर्शरी टाइप का है और ब्रांचिंग भी हैवी है। ठीक है, ब्रांचिंग भी है। तो अब आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए 10 सेकंड्स देते हैं, 10 सेकंड मिलते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। मूव करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। डेफिनेटली इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए भाई, सेकंड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई और जो थर्ड है उसका सबसे कम होना चाहिए। रीजन क्या है, क्योंकि आपको देख ही सकते हैं कि ब्रांचिंग के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट घटता है, ब्रांचिंग के साथ साथ सरफेस एरिया कम होता है, सरफेस एरिया कम होता है, वेंडरवॉल इंटरेक्शंस कम होंगी और वेंडरवॉल इंटरेक्शन कम होंगी तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। थर्ड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, फर्स्ट का उससे ज्यादा, सेकंड का सबसे ज्यादा। सॉल्यूशन देख लेते हैं। विद इंक्रीज इन द ब्रांचिंग द सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस एंड वेन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस विच कैन बी ओवरकम एट ए रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर। तो क्या होगा, हैंस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एल्केन चेन डिक्रीज्ड विद एन इंक्रीज इन ब्रांचिंग। कैसे, वो देखिए। करेक्ट ऑर्डर उस बेस पर क्या हो जाएगा, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड। जैसा कि मैंने कहा, थर्ड का जो बॉइलिंग पॉइंट है सबसे कम, वेरी लेस, और सबसे ज्यादा किसका है, वेरी हाई। ठीक है, वेरी लेस, वेरी हाई, वेरी लो भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे मीडियम है। डेफिनेटली भाई ब्रांचिंग उतनी ज्यादा भी नहीं है और स्ट्रेट भी नहीं है। तो क्या कह रहा है, विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा एंड वेन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेंगे। अगर वेन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहे हैं विच कैन बी ओवरकम एट ए रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर, विच कैन बी ओवरकम एट ए रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर, थोड़े से टेम्परेचर पर ही हम उन्हें ओवरकम कर सकते हैं। हैंस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एल्केन चेन डिक्रीज्ड विद एन इंक्रीज इन ब्रांचिंग। तो एल्केन की कोई अगर चेन है तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, डिक्रीज करता है, किसके साथ, ब्रांचिंग के साथ। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन सी, थर्ड, देन फर्स्ट, देन सेकंड, सेकंड वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा क्योंकि लीनियर है। चलिए मूव करते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटीज। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं आपने ये ध्यान दिया होगा हमने किस बेस पर देखे, हमने आज के क्वेश्चंस देखे मेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज, और मेनली कौन से देखे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और स्टार्टिंग में
प्रिपरेशन टाइप से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बेंजीन दे रखा है, क्लोरोबेंजीन दे रखा है, डाइक्लोरोबेंजीन जिसको मेटा डाइक्लोरोबेंजीन बोलते हैं, और यहाँ पर Br और Cl वाला भी एक कंपाउंड दे रखा है। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि चार ऑप्शंस में से आपको अरेंज करना है कि किसकी डेंसिटी सबसे क्या है, ज्यादा है। अब देखिए, आप बताइए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अगर डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम है और मैं वॉल्यूम को फिक्स कर देता हूं, तो मास थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। अब मास जितना चेंज होगा तो डेंसिटी चेंज होगी, तो डायरेक्टली रिलेट कर गए। चलिए, हिंट मैंने आपको दे दिया, 10 सेकंड का समय लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आंसर बताइए। तो यहाँ पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। मूव करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सबसे कम डेंसिटी होगी आपकी फर्स्ट की और सबसे ज्यादा होगी फोर्थ की। उसका रीजन, क्योंकि मास इसका कुछ भी नहीं है, इस पे एक Cl आ गया, इस पे 2 आ गए, और इस पे एक Br आ गया और भी हाई मास का, और एक Cl। तो इस वजह से क्या होगा, 1 2 3 4 ऑर्डर हो जाएगा। डेंसिटी जैसा कि हमने बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास की। और डेंसिटी ऑफ हलाइड्स डिक्रीज इन द फॉलोइंग ऑर्डर, किस ऑर्डर में डिक्रीज करेगी हलाइड्स की डेंसिटी। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, आयोडाइड, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन फ्लोराइड। ठीक है, तो इसलिए सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक जो आज हमने डिस्कस किए वो सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है एवरीवन, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। दिस इज द एंड ऑफ द सेशन एवरीवन।